मैं विपिन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पर फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, रीट की टेस्ट सीरीज रनिंग है। L1 का एक टेस्ट मैं करा चुका हूं एंड आज सेकंड टेस्ट है L1 का ही। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और उम्मीद करता हूं आपको पिछले टेस्ट में बहुत मजा आया होगा। क्वेश्चन नंबर वन इज 130 का 130 का x%। 130 का x% बराबर है 10.4। तो x का मान क्या है? तो यहाँ पे 130 गुणा में x/100 बराबर 10.4 है। x की वैल्यू चाहिए दोस्तों हमें, तो यहाँ से ये वाला पॉइंट हटाऊंगा मैं, तो नीचे आएगा कितना 10, और इधर एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये 13 से 104 बार 104 जो है वो 8 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 8। ये था आज का क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मोहन ने कुछ धनराशि हाँ जी, मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और उसी के बराबर राशि 10% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी। इससे कुल 760 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। तो मैं कह सकता हूं कि भाई 9% और दूसरा है 10%, कितने वर्षों के लिए दी जाती है? 2 वर्षों के लिए। तो ये 2 वर्षों में तो ब्याज बन जाएगा 18%, और यहाँ पर 2 वर्षों में ब्याज बन जाएगा 20%। कितना बन जाएगा? 20%। वो कह रहा है कुल ब्याज प्राप्त हुआ है, तो मैं कहूंगा इन दोनों का टोटल जो है वो 760 रुपये है। कितना है? 760। 18 और 20 कितना हो जाएगा दोस्तों? 38%। 38% की वैल्यू मेरे भाई 760 उसने दी हुई है। 1% की वैल्यू हो जाएगी 20। भाई 38 से डिवाइड करोगे 760 को 20 आ जाएगा। और प्रत्येक ऋण के लिए दी गई धनराशि पूछ रहा है वो, तो प्रत्येक ऋण के लिए दी गई धनराशि मूलधन हमेशा 100% होता है। ये चीज मैं आपको पिछले 7 जन्म से बता रहा हूँ। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 2000। कितनी हो जाएगी? 2000। और ऑप्शन हो जाएगा अपने पास में डी वाला। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी वाला। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर आज का 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक किसान प्रति घंटे 6 घंटे कार्य करके एक खेत को 18 दिन में जोत सकता है। तो एक किसान जो है वो 6 घंटे कार्य करता है तो 18 दिन में जोत देता है। तदनुसार उसे वही कार्य 12 दिन में पूरा करने के लिए कितने दिन में पूरा करना है? 12 दिन में। प्रतिदिन x घंटे काम करना होगा, और इस प्रकार यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 9। x बराबर कितना आ जाएगा? 9। तो ऑप्शन हो जाएगा अपने पास में कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक सिलेंडर की ऊंचाई h है। सिलेंडर की ऊंचाई कितनी है? h है। त्रिज्या कितनी है? r है। तो इसका आयतन पूछ रहा है। तो सिलेंडर का आयतन का फॉर्मूला पूछ लिया दोस्तों। ये सीधा क्या होता है? पाई आर स्क्वायर h। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 340 रुपये को ए बी सी, 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, में इस प्रकार बांटना है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात तो रहे 1:2, और बी और सी के हिस्सों का अनुपात रहे 3:4। तो हमें पता है यहाँ पे जो ए होगा उसके हिस्से तो समान रहेंगे। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब इसमें तो कर दो आप 3 का, और इसमें कर दीजिए आप 2 का। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी A/B/C। ए बी और सी, ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी 3 एकम 3, 3 दूनी 6,
और इधर 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो बी जो है वो 6 कांस्टेंट हो चुका है अब। ठीक है, तो यहाँ से 340 रुपए को बांटना है हमें टोटल। कितने? 340 रुपए। अब 340 को जब 3 4 6 में बांटना है, मतलब 3 हिस्से इसको मिलेंगे, 6 हिस्से इसको मिलेंगे और 8 हिस्से इसको मिलेंगे, तो टोटल हो जाएंगे 3 और 6 9, 9 और 8 17। तो 17 भाग मुझे करने पड़ेंगे और 17 भाग की जो वैल्यू है वो 340 है। कितनी है? 340। तो एक भाग की वैल्यू मेरे भाई यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हो, बहुत इंटेलिजेंट हो। तो ये हो जाएगी 20। एक भाग की वैल्यू 20 है, तो ए के कितने भाग हैं? 3 भाग, तो ए की तो हो जाएगी 60। बी के कितने भाग हैं? 6 भाग, तो बी की हो जाएगी 120। और सी के कितने भाग हैं? 8 भाग, तो 2 अट्ठे 16, 160। तो 60, 120, 160 ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। क्लियर? चलिए, यहाँ से आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे। डायरेक्टली कैसे? वो चीज देखिए। अगर मैं आपको बोल देता कि भाई ए और बी के हिस्सों का अनुपात हमेशा 1:2 ही रहेगा। ए और बी के हिस्सों का अनुपात कितना रहेगा? 1:2। तो देखो 60 और 120 का अनुपात 1:2 बनता है, बिल्कुल सही है। 50 और 100 का बनता है, बिल्कुल सही है। 65 और 130 का बनता है, बिल्कुल सही है। 55 110 का बनता है, बिल्कुल सही है। लेकिन बी और सी के हिस्सों का अनुपात भी तो 3:4 होना चाहिए। तो यहाँ पे 120 और 160, 40 से ये 3 बार, 40 से ये 4 बार, 3:4 बन रहा है। 100 और 190 का अनुपात अब आपका बन के आता 10 और 19 का, तो ये ऑप्शन तो यही खत्म हो गया। और इधर 130 और 145 का जो अनुपात बन के आता वो 5 से कटते, ये 5 से कितनी बार कट जाता? 26, और 145 29 बार, तो ये गलत हो जाता। और इधर 110 225 का अनुपात निकालते तो 5 से कटता 22 बार, और ये 5 से कटता 5 चौका 20, और इधर बचे जाते कितने? 5 चौका 20, 2 बचते 55 25, 22 45, ये भी गलत हो जाता। तो ऑप्शन कौन सा बचता? ए वाला। यहाँ से आप इसको ऑप्शन एट भी कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 13 का ऐसा सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जो 4 6 7 और 10 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। तो मेरे भाई यहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हो इसको। 4 6 10 का जो एलसीएम होगा वो डेफिनेट एलसीएम क्या होता है? जो सभी संख्याओं से डिवाइड होता है, 4 से भी, 6 से भी, 7 से भी और 10 से भी। तो एलसीएम के लास्ट में 0 आना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये कितने से डिवाइड है? 10 से। और जब प्रत्येक दशा में 2 शेष बचा रहना चाहिए, तो इसमें आप 2 जोड़ोगे एलसीएम में, तभी तो 2 बचता है। तो ये इकाई अंक का जो अंक बन के आता है वो कितना बन के आता? 2, और ऑप्शन डायरेक्ट हो जाता कितना? 2522। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसका बेसिक जो है एलसीएम एचसीएफ की वीडियोज में देख सकते हो, वहां मैंने सारी चीजें ये अप्रोचेज कराई हुई हैं। यहाँ तो तुम्हें एग्जाम के लेवल से ही क्वेश्चन फाइट करना है, टाइम बचाना है आपको। ठीक है, बेसिक से आप करिएगा। तो यहाँ पे ये है तुम्हारा 1.49 और 14.9। तो ध्यान रखना अलग अलग पॉइंट लगे हुए हैं। 1.49 इंटू में 14.9। ठीक है, तो इनके पॉइंट हटा दिए जी। नीचे 100 आया और यहाँ पे कितना आएगा? 10। ऐसे इधर पॉइंट हटा के लिख दूं मैं डायरेक्टली, तो 51/100 गुणा में 51/10। ठीक है, नीचे 14.9 को 149/10 माइनस 51/10 लिख सकता हूँ। तो ऊपर तो बन गया ये 149 का स्क्वायर माइनस 51 का स्क्वायर बटे में 1000। और नीचे जो वैल्यू आ रही है इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये 10 बटे में 149 गुणा 149 माइनस 51 बनेगा। तो ये ऊपर हो जाएगा 149 माइनस 51 और 149 प्लस 51। ठीक है, तो यहाँ से 1 0 से ये 1 0 कट जाएगी, तो नीचे कितना बचेगा? 100 और इंटू में 149 माइनस 51। तो ये वाली वैल्यू 149 माइनस 51 कट जाएगी, तो ऊपर बनेगा 200 और 200 बटे 100 बराबर हो जाएगा 2। तो ऑप्शन हो जाएगा मेरे लाल पीले हरे कारे, ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? सी वाला 2.00। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में अंकों का औसत निकाला गया। किसी परीक्षा में अंकों का औसत निकाला गया। ठीक है, 50 निकाला गया। परिकलन की त्रुटियों के अंक कम करने के कारण
100 उम्मीदवार में से प्रत्येक के 90 अंकों को 60 अंकों में बदलना पड़ा। इसका मतलब क्या है कि 90 से अंक कर दिए 60, 30 कम हुआ। और ऐसे कितने विद्यार्थी थे? 100 उम्मीदवार थे, तो 100 में प्रत्येक के 30 कम करूंगा तो टोटल कमी आएगी 3000। 3000 अंक कम होंगे, टोटल अंक कम कितने होंगे? 3000। तथा उससे अंकों का औसत कितना रह गया? 45। पहले औसत कितना था? 50। अब मुझे क्या पता कितनी संख्या थी, तो मैंने छात्रों की संख्या मान ली x थी। छात्रों की संख्या कितनी मान ली? x थी। संख्या मान ली मैंने x थी। तो पहले औसत कितना होगा? 50x। पहले औसत कितना होगा? 50x। और अब औसत कितना होगा? 45x। टोटल, सॉरी औसत नहीं, ये औसत है 50, ये संख्याएं हैं, तो औसत इंटू संख्या बराबर होता है हमारा योगफल। और औसत के प्रश्न में हमेशा क्या निकाला जाता है? योग। तो इनका जो डिफरेंस हुआ वो कितना हो गया? 3000। कि भाई पहले औसत 50 था x छात्रों का, तो टोटल था 50x। अब 100 उम्मीदवार ऐसे हो गए जिनके 30 अंक ज्यादा चढ़े हुए थे, तो 100 उम्मीदवारों के जब 30 अंक कम करता हूं तो औसत कितना रह गया? 45। लेकिन छात्र तो वही है ना, x। तो इनका जो अंतर आया वो 3000 आया। तो यहां से मैं कह सकता हूँ 5x बराबर 3000 होगा, और x बराबर आ जाएगा अपने पास में 600। x की वैल्यू कितनी आ गई? 600। तो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9। किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 है, तो इसको एक बार बेसिक से देख लीजिए। किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद कितना है? 14 है। और 12वां पद 70 है। तो ध्यान देना, चौथा पद 1 2 3 4 14 है। और 12वां पद 1 2 3 4, 4 पहले हो गए, 8 9 10 11 और 12, ये कितना है? 70। तो पहला पद क्या होगा? तो दोस्तों इनका आप डिफरेंस निकाल दीजिए 70 में। पहले इसको एक बार बेसिक से बता देता हूँ, ठीक है? बेसिक से समझ लीजिए कि अगर 4 पद दे रखे हैं तो समांतर श्रेणी का अंतिम पद L बराबर होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। और यहाँ भी अगर मैं 12वां पद लेके चलता हूँ अंतिम पद, तो L बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी? 4। और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी? 12। ठीक है, ये समांतर श्रेणी का अंतिम पद होता है L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो d यहां से मैं सॉल्व करूंगा इसको। L बराबर अंतिम पद कौन सा होगा यहाँ पे? एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 है। ठीक है, तो ये L बराबर अंतिम पद हो जाएगा 14। a प्लस n की वैल्यू 4 है, 4 माइनस 1 3 बचेगा, ये 3d हो जाएगा। और इधर L बराबर 70 है अंतिम पद, a बराबर प्रथम पद है, n की वैल्यू 12 है, नंबर ऑफ स्टेप्स पदों की संख्या। और यहाँ पे क्या है? ये अंतिम पद जो कि 70 है, और n क्या है? पदों की संख्या। 12 माइनस 1 11 बचेगा, 11 डी। तो ये तो समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया मैंने, और इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। आप देख रहे हैं 14 और ये 70, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 14 पंजे 70 बराबर 5a प्लस 15d। तो LHS बराबर हो गई दोनों की। 5 का मल्टीप्लाई करूंगा, 14 पंजे 70, 5a, 5 से 3 का मल्टीप्लाई करूंगा 15d। तो ये a प्लस 11d बराबर हो जाएगा 5a प्लस 15। ठीक है, 5a प्लस 11d बराबर हो जाएगा 5a प्लस 15। तो यहाँ से 15d है ये। ठीक है, तो 11d को इधर लेके जाऊंगा, क्या हो जाएगा? 4d। और 5a को इधर लेके a को नेगेटिव जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी, वापस आइए।
14 बराबर ए प्लस डी है, 70 बराबर ए प्लस 11 डी है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे अगर 14 पंजे 70, 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूं तो ये 5 ए होगा और ये 15 डी होगा। ठीक है, लेकिन ए और डी में रेशियो बन के आएगा, वहां से क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो आप यहाँ से ए की वैल्यू पुट कर दो किसी में भी, या फिर मैं दोनों समीकरणों को लिख देता हूँ। दोनों समीकरणों को लिखूंगा तो 14 बराबर ए प्लस 3 डी, या इधर 70 बराबर ए प्लस 11 डी। माइनस कर दीजिए जिससे ए कट जाएगा, तो यहाँ से ए से कैंसिल आउट होगा और माइनस के ये बचेंगे 56, और इधर माइनस का बच जाएगा कितना, 11 में से 3 जाएंगे इधर 8 टी, और ये 8 से 7 बार कट जाएगा, तो डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 7। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 7। ये कहीं भी रख दीजिए आप, मैं इस वाली इक्वेशन में रख देता हूँ। तो ये 70 बराबर हो जाएगा ए प्लस 11 इंटू डी, ए प्लस 11 इंटू डी 77। वो भी सही आ रहा था, नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं थी। ए की वैल्यू कितनी है, -7। अब वो पूछ रहा है पहला पद क्या होगा, तो पहला पद कौन सा होगा, -7 में। एक बार आपको इसको प्रूव करके बता देता हूँ। ये -7 है और डी की वैल्यू 7 है। जब 7 में 7 जोड़ूंगा तो 0 होगा, फिर 7 आएगा, फिर 7 जोड़ूंगा तो 14, फिर 7 जोड़ूंगा तो 21, फिर 7 जोड़ूंगा तो 28। ऐसे ही आगे बढ़ते चलोगे, 35, 42, 49, 56, 63, 70। पहला भी सही था, वहाँ नेगेटिव में थोड़ा सा ये नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये नेगेटिव आ रहा था। चलिए अब इसको आप डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट कैसे करना है वो चीज समझिए कि भाई चौथा पद तो है 14 और 12वां पद है 70, तो इनका अंतर कितना हो गया, 8 पदों का, और इनका अंतर कितना हो गया, 56 का। तो 8 पदों का अंतर 56 है, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 8 7 56। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 7 56। इसका मतलब 7 7 का डिफरेंस है। तो हमें चौथा पद पता था इसका, चौथा पद कौन सा था, चौथा पद हमें पता था 14 था। तो 14 से 7 कम करूंगा तो 7 आ जाएगा, फिर 7 से 7 कम करूंगा तो 0 आ जाएगा, और 0 से 7 कम करूंगा तो -7 आ जाएगा। यहाँ से इसको डायरेक्ट कर सकते थे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है और फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि अंकित मूल्य 800 रुपये है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो मैंने कल भी आपको एक तरीका बताया था, CP अपॉन में MP इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो CP वो पूछ रहा है आपकी बार, और MP दिया हुआ है 800 है, और इधर डिस्काउंट होता है 10% का तो 90% में बेच देगा, और प्रॉफिट लेता है 20% का तो 120% में बेच देगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 30 से 3 बार, 30 से 4 बार, 4 से 820 बार। ठीक है, 4 से 800 200 बार, और 200 गुणा 3 600। तो CP बराबर हो जाएगा 600। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 600 रुपये, ऑप्शन डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने तथा प्राप्त भागफल में 12 जोड़ने। तो संख्या मैंने मान ली x में 6 से भाग दिया, ये भागफल आ गया। ध्यान देना आप, अगर 8 में 2 का भाग देता हूं तो 4 लिखते हैं, ये भागफल है, तो इसको 8/2 लिखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो x में जब मैं 6 का भाग दे रहा हूँ और भागफल कितना होगा, x/6, और 12 जोड़ने को खा गया भागफल में, तो ऊपर केवल ऊपर मत जोड़ देना x में, पूरा ये भागफल है। ठीक है, ये पूरा भागफल है x/6। इसमें 12 जोड़ने को कहा गया, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिया। अब क्या किया उसने, पहले तो 12 जोड़ दिया x में, और बाद में प्राप्त संख्या को 12 जोड़ा है। ठीक है, 12 जोड़ा, उसने पहले 12 जोड़ा है और उसके बाद 6 से भाग दिया है। तदनुसार उत्तर जो है वो 112 प्राप्त हुआ। इसका मतलब इस स्थिति में उत्तर आया 112। अब इसको सॉल्व करोगे तो x + 12 बराबर 6 गुणा 112, तो ये हो जाएगा 672, और इधर x बराबर हो जाएगा 672 माइनस 12, और 672 में से जब 12 घटाओगे तो ये आ जाएगा 660। आई की वैल्यू आई है, ये आई है मेरे भाई x की 660। उत्तर 660 टिक मत कर देना है ना, बोले उत्तर गलत आ रहा है, नहीं। उसने पूछा है
अतः सही उत्तर कितना होना चाहिए, तो सही उत्तर तो ये था, तो सही उत्तर हो जाएगा 660। एक्स की वैल्यू आ गई बटे 6 प्लस 12। इसका मतलब इकाई का 6 का भाग दूंगा तो 110 और प्लस 12 122। ऑप्शन हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 2.4, 0.36, 7.2 का HCF ज्ञात कीजिए। तो HCF LCM में हम क्या करते हैं, इनको पहले पॉइंट के बाद में सेम डिजिट बना दिया, तो सेम डिजिट बना ली। अब बिना पॉइंट के नंबर लिखते हैं। बिना पॉइंट के नंबर कितना होगा, 2400, इधर 36, इधर 720। इनका जब HCF निकाला जाएगा तो HCF आएगा 12। क्लियर। अब वापस से जितने पॉइंट छोड़ के, जितने डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट लगाया था सब में 2.4 था, ये एक जीरो एक्स्ट्रा रख दिया, 2.4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 240 आएगा। तो जितने पॉइंट छोड़े थे हमने, अभी भी HCF कितना आएगा, HCF आएगा 12। ठीक है, HCF में कोई चेंज नहीं होगा। तो जितने पॉइंट छोड़े थे हमने, कितने पॉइंट छोड़े थे, दो डिजिट छोड़े थे, पॉइंट नहीं, 2 डिजिट छोड़े थे। तो 2 डिजिट छोड़ के वापस से पॉइंट लगा दूंगा तो आंसर हो जाएगा 12 पॉइंट, ये हो जाएगा 0.12। ऑप्शन डी। यहाँ पे 0 लगा देते हैं डेसिमल को शो करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 2400 है। पहली वस्तु को 20% हानि पर और दूसरी वस्तु को जो 20% लाभ पर बेचा गया। दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य में 4:3 का अनुपात होगा। पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो भाई ए, पहली वस्तु का मूल्य मान लिया मैंने ए और दूसरी वस्तु का मूल्य मान लिया मैंने बी है। तो पहली वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया तो इसको 80% में बेचा जाएगा, और दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया तो इसको 120% में बेचा जाएगा। बी वाली को 120% में बेचा जाएगा। ठीक है, बी वाली को 120% में बेचा जाएगा। और ये विक्रय मूल्य हो गए। इन विक्रय मूल्यों का अनुपात जो है वो 4:3 दिया हुआ है। कितना, 4:3। सॉल्व कर दीजिए भाई। इस अनुपात को सॉल्व करूंगा तो ये 80%, 20% से 4 बार कट जाएगा, 4a बचेगा। और इधर ये 40 से 40 से काट रहे हैं, इसको ज्यादा बेटर है, 40 से सीधा सीधा सा कट रहा है तो 40 से सीधा सीधा पढ़ा दीजिए। तो 40 से ये 2 बार कट जाएगा, 2a बचेगा। और 40 से ये 3 बार कट जाएगा तो 3b बचेगा। ये अनुपात है 4:3। तो भाई इसको लिखूंगा मैं 2a/3b और इसको लिखूंगा 4/3। तो भाई मेरे 2 से 4 2 बार कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ से a/b या a/b बराबर कितना बचा, a/b बचा 2/1। तो a का हिस्सा तो 2 है और b का हिस्सा कितना है, 1 है। और कुल कितना है, 2400। तो मैं यहाँ कहूँगा 3 बराबर 2400 है। तो 1 बराबर कितना होगा, 800। इसका मतलब a हो जाएगा 1600, b हो जाएगा 800। किसका पूछ रहा है वो, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। पहली वस्तु मतलब ए का कितना हो जाएगा, 1600। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा क्वेश्चन। एक व्रत की 2 जीवाएं, तो मुझे थोड़ा सा पेन चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर। एक व्रत की 2 जीवाएं, ये कोई सर्कल है, इसकी 2 जीवाएं ए बी और सी डी ई पर प्रतिच्छेद करती हैं। एक जीवा तो हो गई ए बी, इसका नाम दे दिया मैंने ए बी, और दूसरी जीवा हो गई सी डी। तो इस कहीं से भी ले सकते हैं इसको, सी डी। एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं जिससे ए ई 2.4, ए ई पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, ए ई 2.4 है और बी ई 3.2 है, बी ई 3.2 है और सी ई 1.6 है, सी ई 1.6 है एंड डी ई की लंबाई वो पूछ रहा है, इसको मान लिया मैंने एक्स। तो आप ध्यान रखना ये है अपना चक्रीय चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज।
और चक्रीय चतुर्भुज की एक थ्योरम रहती है कि इसके विकर्णों, इसके जो सेम विकर्ण होंगे, जैसे जो सॉरी जो ये चक्रीय चतुर्भुज बनाता हूं तो ये बनेगा इस तरीके से, ध्यान देना। इस पॉइंट को इससे मिलाओगे, इस पॉइंट को इससे मिलाओगे, इस पॉइंट को इससे मिलाओगे, इस तरीके से चक्रीय चतुर्भुज बनेगा जिसमें इसके दोनों पार्ट्स का जो मल्टीप्लाई रहेगा वो बराबर रहता है। मतलब थ्योरम निकल के आएगी, थ्योरम क्या होगी इसकी, थ्योरम होगी ए ई इंटू में ए बी बराबर होगा सी ई इंटू में डी ई। ये चीज ध्यान रखनी है आपको चक्रीय चतुर्भुज के लिए। तो यहाँ पे ए ई दे रखी है आपको कितनी है, ए ई दे रखी है 2.4, ई बी दे रखी है 3.2, सी ई दे रखी है 1.6 और डी ई एक्स। तो 16 दूनी 32, ये कट गया तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 24 दूनी 48 4.8। ऑप्शन हो जाएगा अपने पास में ए वाला, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, दी गई आकृति में कोण ए बी डी, मतलब हमें कोण चाहिए ए बी डी, ये वाला कोण चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, ये जीवा है और जीवा के एक ओर बने कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो ये 45, तो ये भी कितने का होगा 45। ठीक है, तो ये तो इजी क्वेश्चन था वो, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कल भी समरूप त्रिभुज की बात आई थी अपने पास में, आज भी लेके आया हूं मैं आपके लिए, घबराइए नहीं। तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 121 और 64 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल दिया हुआ है 121 और 64। यदि त्रिभुज की माध्यिका, पहले त्रिभुज की माध्यिका 12.1 है तो दूसरे त्रिभुज की माध्यिका क्या होगी। तो कल मैंने बताया था आपको, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनमें माध्यिका, शीर्षलंब, भुजाएं समानुपाती होती हैं, जबकि क्षेत्रफल वर्गानुपाती होता है और क्षेत्रफल के ये वर्गमूल अनुपाती होती हैं। तो माध्यिका 121 का वर्गमूल 11, 64 का वर्गमूल 8। अब पहली जो माध्यिका है वो 11 यूनिट है, ये अनुपात का मतलब क्या है, भाग है। तो 11 भाग की वैल्यू दी हुई है आपको कितनी है, 12.1। तो एक भाग की वैल्यू आप निकाल दोगे, 11 से ये 11 बार कट जाता है और पॉइंट लग जाएगा तो 1.1। हमें चाहिए 8 भाग, तो 8 भाग की वैल्यू हो जाएगी 8.8, तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। ये था 16। 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजा वाले आयत से एक समचतुर्भुज बनाया गया। ठीक है, और जिसकी परिधि आयत की परिधि के समान थी, मतलब आयत का परिमाप, आयत का परिमाप जो है वो बराबर है समचतुर्भुज के परिमाप को। समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4a। कितना होता है, 4a। और अगर आयत का परिमाप 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये 12 और 8 20 दूनी 40 बराबर 4a। यहाँ से भुजा निकल के आ गई, a बराबर 4 से ये 40 कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। तो जो समचतुर्भुज बन के आया, समचतुर्भुज बन के आया, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी होगी, 10 10 10 और 10। अब वो कह रहा है इसका एक कोण 120 डिग्री था। चलो एक कोण ले लिया हमने 120 डिग्री। ठीक है, ध्यान रखना समचतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग जो रहता है वो समान रहता है, तो ये भी 120 डिग्री होगा। ठीक है, ये भी 120 डिग्री होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये टेक्निकल टर्म आ जाती है अपने पास में कि भाई किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं दे रखी हैं, जैसे मैंने त्रिभुज मान लिया ए बी और सी, ये दोनों भुजाएं दे रखी हैं और इनके बीच का कोण दिया हुआ थीटा। तो यहाँ पे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू में ए बी इंटू ए सी इंटू में साइन थीटा, और साइन के नाम पे तो, साइन थीटा के नाम पे तो पहले ही ऊपर आता है। ठीक है, तो ये लेवल फर्स्ट में तो किसी कीमत पे नहीं आएगा,
लेवल 2 का क्वेश्चन बन सकता है और अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा क्षेत्रफल के लिए, ठीक है। चलिए, और आप इसको वैसे भी कर सकते हो, अगर कर पाओ तो ये 120 नहीं, इसी से कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्षेत्रफल 1/2, ए बी की वैल्यू कितनी है 10 और ए सी की वैल्यू कितनी है 10, साइन थीटा इंटू में साइन 120 डिग्री। देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये एक इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सेम होंगे, तो मैं यहाँ 2 का गुणा कर देता हूँ। कितने का गुणा कर देते हैं 2 का, तो 2 से 2 कट जाएगा, 100 साइन 120 सॉरी, और साइन 120 का मतलब है 100 कॉस 100 कॉस 30, और कॉस 30 की जो वैल्यू रहती है वो रहती है आपकी √3/2, तो ये हो जाएगा 100 इंटू में √3/2, तो आंसर आ जाएगा 50√3। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना ये क्वेश्चन फर्स्ट लेवल में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपको साइन जो है त्रिकोणमितीय अनुपात आपके में बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, 10वीं के छोड़े हैं, तो इस टाइम पे पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन बन भी जाए आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोण दिया हुआ था तो कोण से ही वो वैल्यू निकल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक समबहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 168 डिग्री है, तो इसकी भुजाओं की संख्या कितनी है। तो इसका सीधा कॉन्सेप्ट बताया हुआ, मैंने रटने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, आपको केवल और केवल बेसिक याद रखना है कि अंत्य कोण प्लस बहिष कोण का जो योग होता है वो 180 होता है। यहाँ पे आंतरिक कोण दिया हुआ 168, तो बाह्य कोण की जो वैल्यू निकल के आएगी 168 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 में से 168 घटाऊंगा तो ये बच जाएगा कितना 12। और ध्यान रखना भुजाओं की संख्या n बराबर 360 बटे में एक बाह्य कोण का मान, एक बाह्य कोण का मान, ज्योमेट्री में बहुत अच्छे से समझाया हुआ ये, जिसको आप कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते, बूढ़े हो जाओगे तब भी नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा है। तो 360 बटे में बाह्य कोण का मान कितना है 12, तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 30, तो ऑप्शन हो जाएगा आपके पास में राइट आंसर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, एक घनाभाकार कमरे की माप 20 मीटर है, घनाकार होगा ये, घनाभाकार नहीं होगा, ठीक है। कैसा होगा घनाकार, ये घनाभाकार ना होकर कैसा होगा घनाकार। घनाभाकार के लिए तीनों भुजाएं देना जरूरी था। एक घनाकार कमरे की माप 20 मीटर है, तो इसमें रखे जाने वाले बॉक्स की अधिकतम माप क्या होगी। तो ध्यान रखना घन में अगर कोई भी बड़ी से बड़ी क्षण रखी जा सकती है तो वो उसके विकर्ण के अनुदिश रखी जा सकती है, और घन का जो विकर्ण होता है वो होता है √3, तो यहाँ से हो जाएगा ये √3 इंटू में 20 √3। अब यहाँ पे डायरेक्टली टिक मत कर देना, फिर में से कोई नहीं, क्योंकि √3 की वैल्यू होती है 1.73, कितनी होती है 1.732, तो 1.73 ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट लगा हुआ है वो 2 डिजिट तक लगा हुआ है, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा भाई अपॉन में 100, और इधर 0 से 0, तो इधर 2 दिया 6, 2 सत्ते 14, और 2 एकम 2 और 1 3 बटे में 10, तो 34.6, बिल्कुल यही आंसर आ गया अपने पास में, तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। तो डायरेक्टली टिक मत कर देना, इनमें से कोई नहीं, पहले उसको सॉल्व करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज के 2 क्वेश्चन आ गए हैं आज, देखिए। यदि कोई राशि साधारण ब्याज की दर पर 4% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो भैया ब्याज बनता है 12%, ठीक है, सीधा सीधा सा। यदि वही राशि इसी समय पर मतलब 3 वर्ष के लिए 2% अधिक दर पर उधार दी जाती, तो साधारण ब्याज 360 रुपये अधिक प्राप्त होता। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे 2% अधिक, 2% अधिक कितने वर्ष के लिए है 3 वर्ष के लिए, तो अधिक कितनी हो जाएगी टोटल 6%, तो 6% की वैल्यू हो जाएगी 360, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6000। ये थे आज के 20 क्वेश्चंस लेवल फर्स्ट के, तो ऑप्शन हो जाएगा अपने पास में ए। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट। वीडियो को शेयर करना मत भूलना, ठीक है, थैंक यू।
है।